एवरीवन। अब हम इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन भी उसकी सीरीज़ है और इस चैप्टर का जो भी आपको होगा पीडीएफ वगैरह वो सारा आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम रिवीजन शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हम शुरू करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से, मतलब कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो आपने पहले भी पढ़ी होंगी, पर हम उसको क्लियर करेंगे हर एक चीज़ को। ठीक है, पहले बात करते हैं पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स एक तरह के केमिकल्स होते हैं। जो पार्टिकल्स वो चीज़ है जिससे जोड़ जोड़ के हमारा संसार बना है। आपको ये ऐसा याद रखना है। ठीक है, तो मैं तो कुछ बड़े लेवल पर आ गई, संसार पर आ गई, तो हम छोटी चीज़ पे बात करते हैं। जो हमारा सोडियम है, मेटल, ठीक है, हमारे HNO3 कंपाउंड्स, SO4- हाइड्रोजन, ये सब किन चीज़ों से बनेंगी? पार्टिकल से तो बने हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़कर ये सब चीज़ें बन गई। ठीक है, तो किन 3 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं? पहला एटम्स, दूसरा मॉलिक्यूल्स, तीसरा आयंस। ठीक है, तीनों को बिल्कुल अच्छे से डिटेल में करेंगे। सबसे पहले एटम वो चीज़ है जो किसी भी मैटर या किसी भी मास या किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा, मतलब किसी भी एलिमेंट, हम यहाँ पर एलिमेंट की बात करें क्योंकि हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। अगर हम किसी मास की बात करेंगे, नोटबुक है, इसका सबसे छोटा पार्टिकल होगा इस नोटबुक का, वो इसका एटम होगा, जो और फर्दर नहीं डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, और अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल आगे करते हैं। ठीक है, सपोज हम बात करते हैं हम कुछ गैसेस की बात लेते हैं, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। ठीक है, पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन H2, हम हाइड्रोजन नॉर्मल क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो हम ये सब छोड़ो, हम ऑक्सीजन की बात करें क्योंकि हम सांस भी लेते हैं ना। तो जब हम सांस लेते हैं, क्या हम एटम्स को अंदर ले रहे हैं? क्या हम ऑक्सीजन के एटम को अंदर लेते हैं? हम तो कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो मतलब अकेला ओ नहीं हमारे जो सांस के अंदर आ रहा, हमारी सांस के अंदर पूरा एक मॉलिक्यूल आ रहा है, O2, मतलब पूरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि वो एक अलग ओ पहले आ रहा है या बाद में ओ आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। मतलब पहले इकट्ठा जो मॉलिक्यूल है आ रहा है, मतलब ओ क्यों नहीं आ रहा, O2 ही क्यों आ रहा है? क्योंकि ओ जो है वो अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता एटमॉस्फेयर में, वो आएगा तो O2 के साथ आएगा, वरना नहीं आएगा। ऐसी हमारी हाइड्रोजन है जो H2 की तरह एग्जिस्ट करती है। अगर हम बात करें H2 की, ठीक है, H2 मतलब उसका जो एक एटम होगा, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, वो उसका एटम हो जाएगा एक, है ना। पर जब हम उसे जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। तो मतलब हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है पर हमारा H नहीं एग्जिस्ट करता जो एक एटम है। ठीक है, बट इट डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ऐसे हम क्लोरीन की बात कर लेते हैं। हम ज़्यादातर क्लोरीन किस फॉर्म में देखते हैं? Cl2 की फॉर्म में। कभी देखा है Cl? नेवर। ठीक है, सो इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, सो आगे बात करते हैं। कहते हैं कि कोई और भी है जो अकेला एग्जिस्ट करता हो? तो यस, हमने बोला हाँ अभी है कोई। तो हमने क्या नाम दे दिया उसका? हीलियम। मतलब 1 एटम ऑफ हीलियम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। जो मैं आपको सीधी बात बता देती हूँ, जो नोबल गैसेज होती हैं, जो हमारा लास्ट ग्रुप होता है, ग्रुप 18, उसमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनॉन एंड रेडन। ठीक है, तो हम ये सब है जो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं होती। मतलब कोई और एटम, कोई और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, के सभी साधु संत हैं, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो सिर्फ एक अकेले रहते हैं, ठीक है, अपनी दुनिया में। तो ये सब हैं नोबल गैसेस वाले। ठीक है, तो कहते हैं हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं अगर, तो हमने क्या पढ़ा? एक एटम ऑफ सोडियम, अगर हम बोले एक सोडियम मेटल को सबसे छोटे पीस में तोड़ दो, तो हाँ वो तो एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि वो तो एक मेटल है। बट अगर हम फोस्फोरस को करें, ठीक है, तो फोस्फोरस ऐसा नहीं हो सकता। फोस्फोरस हमारे किस एटमॉस्फेयर में, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? P4 की फॉर्म में।
ठीक है। और एक एटम ऑफ सल्फर ऑल्सो, मतलब कि सल्फर किस फॉर्म में करता है, S8 में, मतलब 8 एटम्स जब जुड़ते हैं सल्फर के तब वो एग्जिस्ट करता है, अकेला ऐसे नहीं करता है, ठीक है। ऐसी ऑक्सीजन जो मैंने आपको एग्जांपल दी, ठीक है। अब देखो आपने कहा भी मैम, आपने कहा एक कुछ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। तो हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अभी देखो एक लड़का है, ठीक है, राम, एक है श्याम, इसकी फैमिली इसकी फैमिली है, ठीक है। इस राम के घर में जो सबसे छोटा बच्चा है वो है, सपोज उसका नाम है मोनू, ठीक है, वो 2 साल का है। तो जो श्याम की फैमिली में सबसे छोटा है जो है वो 25 साल का है, ठीक है। तो जो 2 साल का बच्चा है वो अपना काम खुद कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं, वो तो चल भी नहीं सकता, तो वो अपना काम क्या करेगा। तो मतलब इसका जो मेंबर हो गया सबसे छोटा, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, खुद नहीं कुछ कर सकता, खुद कमा भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, हम ही करेंगे जो इसका करेंगे, ठीक है। और दूसरी फैमिली में श्याम जो 25 साल का है, वो तो खुद इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, वो बिल्कुल आज़ादी से घूम सकता है ना। तो एटम हमें क्लियर हो गया है, सबसे छोटा टुकड़ा एक एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी, डिपेंड ऑन सिचुएशन। अब हम आगे करते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड विच मस्ट मतलब 100% उससे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर O2 है, अगर मैं अकेली O की बात करूँ वो क्या है, एटम। अगर हम O2 की बात करें वो क्या है, हमारा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हमने कहा कि वो हमारा मॉलिक्यूल है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है, सिचुएशन वैलिड होगी, ठीक है। तो हम सेम एग्जांपल लेते हैं, वही जो है फैमिली है राम की, इसमें बेबी जो है वो काम नहीं कर पाता था, इसलिए हमने बोला वो एटम है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। सपोज उसके बाद एक उनके घर का मेंबर आता है विजय, ठीक है, और वो विजय जो है वो अपना काम कर सकता है, ठीक है, और वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है ना, वो अपनी मॉलिक्यूल में फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, H2 किस फॉर्म में, मतलब ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। तो कोई कहीं लिख देते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, एक चीज़ एटम जब जुड़ जाती मॉलिक्यूल, बस ये मेन बात आपको याद रखनी है। पर एक एटम ऑफ हाइड्रोजन नहीं एग्जिस्ट करता। जब हमने हीलियम की बात की तो हमने कहा यहाँ भी एग्जिस्ट करता हीलियम का, तो हीलियम का एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, तो यही इसका एटम है, यही इसका मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसने दुनिया से अलग रहना, इसने कोई कुछ नहीं बनाना, तो यही इसका एटम है और यही इसका मॉलिक्यूल है। अगर हम सल्फ़र की बात करें, एटम एक इसका है S और एक किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S8 मॉलिक्यूल। अब देखो मैंने कहा एक इसके 8 सल्फ़र जुड़कर ये एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में कितने एटम्स हो गए, 8, ठीक है। क्लोरीन के जो एटम है, क्लोरीन जो है वो अगर Cl है तो एटम है, Cl2 है तो वो मॉलिक्यूल है, और कितने एटम्स, 2 एटम्स। वाटर H2O मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का हिस्सा, तो ये सब मिलकर, ये 2 एटम्स मिलकर, ये एक एटम मिलकर एक पानी का मॉलिक्यूल बन गया। आपको फॉर्मूले से देखना है। वैसे नाइट्रिक एसिड, 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन जुड़कर हमारे नाइट्रिक एसिड बन गए, ठीक है। तो इनमें कितने एटम्स हो गए, 5 एटम्स। तो ऐसी H2SO4, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, टोटल 7 हो गए, ठीक है। तो अब हमने कहा भी एक मॉलिक्यूल में 7 एटम है, मतलब ऐसा एक मॉलिक्यूल है 7 एटम। अब ऐसे 10 और ले ले तो कितने हो जाएंगे, ऑब्वियस है 70 एटम्स हो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कहानी खत्म। अब हम आयंस की बात करते हैं। आयन से याद रखो चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म आफ्टर गेनिंग और लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। अब ये एटम बैठा है, ठीक है, अब इसने इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया तो आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो फिर आयन बन गया। मतलब जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वो क्या, टाइन है, वो पॉजिटिव है। अब ऐसे याद रखो जो दे रहा है, जो देवता है, जो अच्छे काम कर रहा है वो पॉजिटिव है, जो ले रहा है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एनाइन है, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे, किस फॉर्म में, अब ये एलिमेंट है, इसको कैसे लिख सकते हैं, मास नंबर की फॉर्म में एंड एटॉमिक नंबर की फॉर्म में, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर मतलब उस एटम का नंबर, उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, अब मतलब उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं,
ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को लाइक सब बैलेंस में रखते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, कभी कभी प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स में बढ़ जाते हैं ताकि हम प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बिल्कुल बराबर सा कर सकें, ठीक है। तो हमने उनको बैलेंस किया, तो एटॉमिक नंबर मतलब कितने उसमें प्रोटॉन्स है, ये बात याद रखनी, ठीक है। और अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने मतलब ए माइनस जेड, एटॉमिक नंबर माइनस सॉरी मास नंबर माइनस, मास नंबर बड़ा होता है ना, मास माइनस एटॉमिक वाला, बड़े से छोटा कर देना आपने, ठीक है, न्यूट्रॉन्स फाइंड करने में। तो हमने यहाँ एग्जांपल ले ली, ठीक है। हमने कहा कि इसके प्रोटॉन्स कितने हैं, जो नीचे लिखा है उसे चेप दीजिए, ठीक है। इसमें कोई चार्ज कोई कुछ नहीं है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी बिल्कुल सेम, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मतलब प्रोटॉन्स बीच वाले, इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले, सेम सेम। न्यूट्रॉन्स का, अब न्यूट्रॉन्स क्यों चेंज होते हैं, उसने बैलेंस करना होता है, उस हिसाब से वो चेंज होता है, ठीक है। तो वो उससे इससे माइनस कर दो, जो बच गया वो उसे बैलेंस करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा सिंपल प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे। अगर हम चार्जेस की देखें, ठीक है, तो हर एक पे चार्ज कितना होता है, 1 कूलम चार्ज मतलब 1.6 × 10⁻19, ठीक है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। हम अप्रॉक्स 1 लिख देते हैं। मतलब अगर हमने कहा चलो सोडियम को इलेक्ट्रॉन लॉस करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सोडियम प्लस आ गया, ठीक है। तो मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुए, प्रोटॉन्स चेंज हुए, प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुए, न्यूट्रॉन सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये याद रखना आपको। ऐसे सेम क्लोरीन का ले लिया, उसने उसको इलेक्ट्रॉन देकर क्लोराइड आयन बना लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, प्रोटॉन बिल्कुल सेम सेम, ठीक है। ऐसी एग्जांपल ले ली, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन। अभी हमने इसमें कहा कि नंबर ऑफ आइटम्स में करूँ 1 2 3 मतलब 5, 2 3 4 7, 1 + 2 3, 1 + 3 4, मतलब कितने एटम्स हैं ये आपको पीछे भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो एटम्स हमें मिल जाएंगे, तो आप ये भी कह सकते हो कि कितने टोटल एटम्स हैं हमारे पास, और कितने हमने, जैसे कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स बना दिए, तो टोटल जितने 10 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, 30 एटम्स, ठीक है। सो अब मैं आपको एक यहाँ पर फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने का। पहले प्रोटॉन्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा मतलब कंपाउंड आ गया पूरा, उसमें प्रोटॉन्स कैसे फाइंड करने हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का, ठीक है। तो क्या करना, सबसे पहले नीचे नीचे वाला लिख लिया 7, कितने एटम है, एक एटम है इंटू 1 मतलब 7 प्रोटॉन्स। ये आपको कहा था, ये भी लिख लो, अब मैंने प्रूव भी कर दिया, ठीक है। चलो यहाँ देख लो, यहाँ पर 7 × 1 ये हो गया, इसका 2 कैसे लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 8 प्रोटॉन्स 2 के साथ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आके, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर आंसर सेम होगा, जो मर्जी चार्ज हो उसे नहीं फ़र्क पड़ना, क्योंकि प्रोटॉन्स थोड़ी चेंज होते चार्ज में, इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं। 1 × 7 + 2 × 8 तो वो 23, ठीक है। तो ये हम सिंपल फार्मूला है प्रोटॉन्स का। सो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का देखें तो क्या होगा, सेम चीज़ करनी है, ठीक है। बस इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर देखा होता है कि वहाँ पर गेन या लॉस होता है, ठीक है। सो क्या होता है, Z × नंबर ऑफ पार्टिकल्स माइनस कैथोड प्लस एनोड, मतलब कैथोड वाला माइनस कर दो वहाँ से, ठीक है, एनोड वाला गेन हुआ, कैथोड वाला लॉस हुआ, तो वो सीधा हमने फॉर्मूला बना लिया उसका, ठीक है। तो हम उसमें कर लिया, यहाँ से जहाँ पर वही सेब लाया, यहाँ पर चार्ज 0, यहाँ पर +3 गेन हुआ ना, तो वो चीज़ आपको याद रखनी, कन्फ्यूज़न नहीं होना, -3 लिखना, +3 लिखना है। अगर हम कहें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने का, न्यूट्रॉन्स का आपको सिंपल पता है, मेन सॉरी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब ये करके आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे इसके साथ करके, बाकी मतलब प्रोटॉन वाला काम करना है इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स करके, बस ये चीज़ याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज वाला काम, न्यूट्रॉन पर ये सिंपल काम, ठीक है। प्रोटॉन का तो आपको सिंपल पता है, ठीक है। तो आज तक यहाँ था, और इसके नोट्स अगर आपको चाहिए टेलीग्राम पर देख लेना, और ऐसे हम रोज़ रिवीजन करेंगे। अब साथ साथ जुड़ जाना, चैनल को के साथ जुड़ जाना आप। 1 सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट यूनिट, और इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना, और ऐसे हम रोज़ रिवीजन करेंगे, तो मेरे साथ जुड़ जाना, बिल्कुल हम साथ साथ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन क्या होता है, किसी बड़े टुकड़े का छोटे छोटे पीसीस में
टूट जाना, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, या आप डिफ्यूजिबल भी यूज़ फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। एब्जॉर्ब होना, डिफ्यूज़ होना, एक ही बात, ठीक है। कैसे ये चेंज होता है? दो काम से, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। मैकेनिकल जैसे ना मशीन नहीं, हाथ से काम होने वाला। मशीन मतलब मैकेनिकल मतलब मैकेनिक्स। तो कैसे कि जैसे जो मतलब कि आप कह सकते हो कि जो चीज़ वर्क कर रही है, मतलब हाँ मशीन वर्क कह सकते हो, लाइक, ठीक है। बायोकेमिकल मतलब कुछ रिएक्शंस हो रही हैं, नाम से पता चल गया। मैकेनिकल मतलब काम हो रहा है। तो हमारी बॉडी जो मशीन है वो मैकेनिकल काम क्या करती है? खाने को चबाती है पहले तो। जब खाना नीचे चल जाता है पेट में तो वहाँ पर चक्की चलती है ऐसे, ठीक है। मतलब वहाँ पर हमारा खाना डाइजेस्ट होना शुरू होता है, ठीक है। तो बायोकेमिकल का मतलब इंजाइम्स, जो हमारे हज़ारों करोड़ों इंजाइम्स हमारे अंदर हैं, वो वर्क करते हैं किसकी प्रेजेंस में? वाटर की। क्योंकि वो हाइड्रोलाइज इंजाइम है, वो हाइड्रोलेज इंजाइम है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक्टिव होने के लिए, हम ना बचपन से पढ़ते हैं कि वाटर हमें ज़रूरी चाहिए अगर हमें ज़िंदा रहना है। क्यों? इसका मेन रीज़न देखो, पानी होगा बॉडी में, एंजाइम्स एक्टिव रहेंगे, एंजाइम एक्टिव रहेंगे, खाना पचाएंगे, बॉडी को एनर्जी मिलेगी, ठीक है, और हम अपना काम कर सकेंगे। तो यही मेन रीज़न है कि पानी चाहिए एंजाइम्स को एक्टिव होने में, ठीक है। तो हमारे एंजाइम हैं जो वो हाइड्रोलाइज हैं, इनकी वर्क करते हैं प्रेजेंट में, और वो मेटाबॉलिक काम करते हैं, किसी को एनर्जी देते हैं हर जगह पर अपना रिएक्शंस कंप्लीट कर कर एंजाइम्स वाटर के प्रेजेंट में। मतलब वाटर पे इंपॉर्टेंट रोल मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म मतलब कैसे? अब देखो, वाटर हाइड्रोलाइज एंजाइम को एक्टिव करते हैं, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। मतलब एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब खाना बन जाता है, मतलब कोई चीज़ बन जाती है, ठीक है, जैसे बॉल्स वगैरह हमारी बॉडी में होते हैं। कैटाबॉलिज्म जो टूट के जो खाना अंदर गया उसे टूटेंगे और तोड़ेंगे और एटीपी हम गेन करेंगे, ठीक है। कुछ बनता है एनाबॉलिज्म, कुछ टूटता है अंदर कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, एलिमेंट्री कैनाल है। आप इमेजिन करो हमारी बॉडी में जो गट है अंदर पूरी तरह, और ग्लैंड्स है। कौन कौन से रास्ते में ग्लैंड आते हैं? पहले मुंह से शुरू करेंगे, सैलिवरी ग्लैंड, नीचे पेट में गैस्ट्रिक, साइड में पैनक्रियासिस और लीवर भी होता है, और नीचे इंटेस्टाइन, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल मुंह से शुरू होती है, एनस पे ख़त्म हो जाती है। इसकी लेंथ 6 to 9 मीटर हो जाती है, ठीक है। मतलब हम इस ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है किस किस में डिवाइड है? फोर गट मतलब फर्स्ट पार्ट, मिडल गट मिडल वाला, हाइंड लास्ट वाला। अब देखो, शुरू हमारा मुंह से शुरू होता है काम, एंड हमारे एनल्स से होता है, एनल कैनल से, ठीक है, एनस से, ठीक है, जहाँ से हम एक्सक्रीटा रिमूव करते हैं। तो ये शुरू एंड वाले हो गए। तो बीच वाला पार्ट जो अंदर ही होगा, ठीक है, हमारा देखो मुंह वाला पार्ट भी बाहर है, हमारे एनस वाला पार्ट भी बाहर है। अंदर पार्ट कौन सा हो गया? एंडोडर्मल, मिड गट वाला जो अंदर है हमारे, जो हम नहीं देख सकते। तो मतलब वो फोर गट एक्टोडर्मल बाहर वाला, मिड गट हिंड गट एक्टर्मल, मिड मिड बीच वाला अंदर है वो एंडोडर्मल, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर बनाया। आप ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड है, ये हमारी ओरल कैविटी, मुख्य है हमारा माउथ, इसमें कुछ ग्लैंड सब मैक्सिलरी सब मेडुलर। ये थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। फिरिंग्स है हमारा जो कॉमन पैसेज है, ऑइसोफेगस, ठीक है, जो हमारी पाइप है, इसके अंदर बाद में हमारा स्टमक है, ठीक है, पैनक्रियासिस, लीवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है। बीच में फिर उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, पहले आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जिसमें ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम होता है। फिर बड़ी इंटेस्टाइन, सीकम, कोलोन, रेक्टम। और कोलोन भी ऐसे डिवाइड है कि जैसे असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड एस शेप की। फिर आता है हमारा रेक्टम, एनस, लार्ज इंटेस्टाइन से जो बाहर निकलता है, ठीक है, एनस आता है फिर। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है वम्फ अपेंडिक्स, जो हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, इसमें डिटेल करेंगे। सबसे पहले मुख्य से शुरू करते हैं, बक्कल और ऑरल कैविटी से, ठीक है। ऑरल कैविटी मतलब जो स्पेस है इनसाइड माउथ, मतलब पूरा हमारा मुख्य, ठीक है, हमारी फूड पाइप से पहले वाली जो सारी मुख्य है हमारा, वो बक्कल ऑरल कैविटी है, ठीक है। हमारी मुंह में जो स्पेस है, मतलब जैसे होता है ना कोई तम्बाकू वगैरह रख के हमारे अपने जो है ना लिप अंदर रख लेते हैं तम्बाकू वगैरह यूज़ करके, तो वो वेस्टिब्यूल में रखते हैं। मतलब आपकी मुंह की जो स्पेस है, कुछ टाइम आप खाना जैसे मुंह में स्टोर रखते हैं ना, कुछ पानी से भर के रखते हैं, वो वेस्टिब्यूल टाइप सा होता है, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन आर टीथ एंड चीक्स, ठीक है, उसमें जो स्पेस होती है उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम ये हमारा
मेन जो है मुंह का स्ट्रक्चर है कैसे, ये हमारी नोस्ट्रिल्स है एक्सटर्नल बाहर वाली, तो यहाँ हमारा रेस्पिरेटरी और खाने वाला सिस्टम एक ही है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, यहाँ पीछे वाली इंटरनल नोस्ट्रिल्स, ये आगे सांस वाला काम करती है, यहाँ से हमारी सांस जाती है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो नाक की बात करते पहले, यहाँ पर कौनिकी होती है, मतलब ये ना जैसे सांस अंदर लेते हैं ना तो हमारा ये बहुत जैसे सरफेस एरिया बढ़ाता है, काफ़ी अंदर सांस ऐसे फूल जाता है पूरा, फिर यहाँ से अंदर सांस चली जाती है। फर्स्ट काम ये हो गया। तो हमारा अंदर हम देखते हैं इसका, ठीक है। अंदर हम आप टच करो अपने माउथ में तो आप देखोगे पहले हार्ड सी पैलेट आती है, फिर आती है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। फिर एंड में आता है उल्वा, मतलब सॉफ्ट पैलेट की मॉडिफिकेशन है उल्वा, ठीक है। वो सॉफ्ट होते हैं, इसको आप कहाँ बोलते हो, ठीक है। तो ये हमारी टंग है जिसपे पैपिले वगैरह है, ठीक है। तो ये हमारी टीथ्स है, ठीक है। और बक्कल कैविटी, ठीक है, माउथ हमारा। और जो हमारा उल्वा ये क्या काम करता है, हमारे खाने को नाक में जाने से बचाता है, ठीक है। खाना फूड पाइप में जाइए नीचे करता है और ठीक है अंदर कर देता है। अपर जॉ को मैक्सिला बोलते हैं, नीचे वाले को मैंडिबल। तो जैसे ही खाना आगे जाता है तो हम जब खाना हमारी सांस वाली पाइप जो नली ट्रैकिया में मत जल जाए तो उसके लिए कवरिंग बनी होती है एपिग्लॉटिस, जो कार्टिलेजनस फ्लैप से बनी है, तो वो इसको कवर कर लेती है ताकि जो खाना है, ताकि जो सांस जो खाना है हमारी ऑइसोफेगस पाइप में जाए, हमारी ट्रेकिया में नहीं। आप फील करोगे आपकी डबल पाइप है यहाँ पर, ठीक है। एक ऑइसोफेगस का रास्ता है, एक हमारी सांस वाला पास रास्ता है, ठीक है। तो एंड में एक कॉमन पैसेज आता है फेरिंग्स, जहाँ पर खाना और एयर इकट्ठे मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो हम टीथ के बारे में पढ़ते हैं। जो अगर टीथ है तो काफ़ी टीथ है, टूथ होता है सिंगल के लिए यूज़ करते हैं आप, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है कुछ। तो क्राउन क्या है, ऊपर वाला, इसे कस्प भी बोलते हैं, सी फॉर क्राउन, सी फॉर कस्प। आगे क्या आता है, नेक, है ना, अपना याद करो नेक, नीचे रूट है अपने पैर, ऐसा याद कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो इसमें जो वाइट वाइट होता है, आपके दांत वाइट वाइट है क्यों, इनेबल, ठीक है। हम आपके इनेबल पर कौन सी, आप कहते हैं ना दांत में कैल्शियम है, कौन सा कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइड, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है एनिमल किंगडम का, पूरा शाइनी शाइनी है ना, ऐसे से दांत दिखाते ई करते और दांत चमकते हैं इनेमल के कारण, ठीक है। इसमें 90% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो इसे हार्ड करते हैं। ओरिजिन कहाँ से होता है इनेमल का, मतलब कहाँ से ये बनता है, किस सेल से बनता होगा इनेमल, तभी तो हमारी बॉडी में है। ये एक्टोडर्मल सेल्स है, मतलब बाहर है सेल्स, तभी तो बाहर इनेमल है, ठीक है। तो कौन से सेल में बनता है, अमीलोब्लास्ट। अब ई वॉवल्स आपको देखने होंगे, इनेमल, अमीलोब्लास्ट, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है हमारे दांतों को। अंदर जाते हमारी इनेमल की पिछली लेयर है जो, उसे बोलते हैं डेंटाइन। ये ग्रेइश टाइप होती है और ये मीजोडर्मल, क्योंकि अंदर होती है तो मीजोडर्मल, ठीक है। ये बोन का हिस्सा होता है, बोन सी होती है हल्का सा, ठीक है, वो होता है। और यहाँ पर बोन से याद रखना ओडेनोब्लास्ट, बोन हम ओडेनोब्लास्ट हो सकते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, ये कम सख्त होता है, सबसे सख्त होता है इनेमल, ठीक है। ये इनेमल के पीछे और होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये शाइनी लेयर के पीछे होता है, ठीक है। अगर इनेमल रिमूव होने लग जाए, क्यों होता है वो, फ्लोरीन की ज़्यादा आने से। तो अब कहीं पर एरिया में ज़्यादा पानी आ जाता है, मतलब फ्लोरीन का जैसे कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो उनके दांत है ना पीले पड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो उनकी कंसनट्रेशन डिपेंड करती है वो किस रीजन में रहते हैं। अगर वहाँ पर फ्लोरीन ज़्यादा होगा तो उनके जो दांत का इनेमल है ना वो रिमूव होने लग जाएगा, ठीक है। तो उनके दांत जो कमज़ोर भी पड़ जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे हमने डेंटाइन का कर लिया। तो कहते हैं इनेमल की डेंटाइन के बीच में एक लेयर होती है, पल्प कैविटी सी हो जाती है, ठीक है। तो ये हेल्प करती है हमारी डेंटाइन को बनाने के लिए, कौन, पल्प कैविटी, ठीक है। तो पल्प कैविटी, डेंटाइन को कौन बनाता है, डोनोब्लास्ट। जो हमारी पल्प कैविटी ना उसके ऊपर डोनोब्लास्ट ऐसे लगे होते हैं और वो हमारी डेंटाइन को बना देती है, ठीक है। और उसमें क्या क्या होता है पल्प कैविटी में, इसमें से पूरा सामान भरा है, आर्टरी, वेन, लिम्फ नर्व। मतलब कभी आपके दांत में दर्द होगा तो आपको नर्व्स वहाँ पर क्यों है, कि आपके दिमाग को सिग्नल पहुँचे कि हाँ मेरे वहाँ दिमाग में दर्द है, ठीक है। तो जो कैनल रूट, जो एंड में जो आपका दांत जो सॉकेट जिस पे जुड़ा है ना, वहाँ पर एपिकल फोरामन, मतलब उस पार्ट से जुड़ा हुआ है। और उस अगर सॉकेट से दांत जुड़ते हैं उसे कहते हैं थीकोडॉन, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग, जो दांत आपका स्ट्रॉन्ग क्यों है, उसमें सीमेंट है एक तरह का, उसे सीमेंटम बोलते हैं। वो कोलेजन का फाइबर है बिल्कुल, और लिगामेंट्स वगैरह इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो फिट करते हैं सॉकेट में। अब टीथ किस किस प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। पहले थीकोडॉन, जो सॉकेट और होते हैं मैमल में, जो क्रोकोडाइल में होते हैं। बर्ड्स में टीथ नहीं होते, वहाँ पर बीक होती है, ठीक
ठीक है। क्राउन को हम कस्प बोलते हैं, आपको पता है, ठीक है। सीमेन लिगामेंट होती है और सॉकेट में एम्बेंड होती है। और सेकंड आते हैं ब्यूनोडॉन्ट। वो क्या होते हैं? स्मॉल कस्प, मतलब जिसमें जो दांत आपके कहीं ना बाहर निकले होंगे, मतलब ये वाली शेप ना बाहर को होगी, उसे बोलते हैं ब्यूनो, मतलब बाहर को, ऐसे बोल सकते हो। डाइफिडॉन मतलब 2 टाइप ऑफ सेट्स होते हैं, मिल्क टीथ, प्राइमरी डेंटेशियन, डेसिडुअस टीथ, टेम्परेट टीथ, रिप्लेसिंग मतलब क्योंकि दूध के बाद टूट जाते हैं, लैक्टेशन भी बोल सकते हो, परमानेंट टीथ और सेकेंडरी और एडल्ट भी। तो ये आपका दांत का है, ये हाफ है ना, हाफ अपर जॉ, मतलब इधर भी दांत है, इधर भी दांत है, इधर भी दांत है, ये डिवाइड किया है। यहाँ पर इंसीजर 2, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। ये 8 टीथ है। और जो हमारी लास्ट वाली होती है ना, ये अकलदार जिसको बोलते हैं, विजडम टीथ, ये 18 के बाद में आती है, ठीक है। तो ऐसे ही हम 1 डिग्री डेंटिशन देखते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको प्री मोलर्स नहीं होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर प्री मोलर्स भी नहीं होते और लास्ट वाली विजडम टीथ भी नहीं होती। तो उनका क्या फॉर्मूला बन गया डेंटिशन का? 2 1 0 2, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 0 प्री मोलर, 2 मोलर। तो ये सब चीज़ें एब्सेंट होती, 12 टीथ एब्सेंट होते हैं, मतलब पूरे दांत में 20 ही टीथ होते हैं उनमें, 32 नहीं होते। आप में भी 32 है पूरे। जो सेकेंडरी होते हैं वहाँ पर तो जो दूध के दांत जो टूट जाते हैं बच्चे के, वापस आ जाते हैं, मतलब पहले वाले ही हैं। और जो 12 न्यू आते हैं, मतलब दाढ़ आती है पीछे वाली, प्री मोलर्स आते हैं, तो उनको बोलते हैं मोनोफोडाइन, मतलब कि जो एक बार ही आते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। ये पहले भी आते थे, मतलब कि अब छोटे होते हुए बाद में फिर आए, टूट के थे ना। तो दोनों नेशन पहले 20 वाले, 12 ऐड हुए। 12 कौन से? प्री मोलर वाले और मोलर वाले, ठीक है। और फ्रॉग्स जो हमारे होमोडोंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो हेट्रोडोंट है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, जैसे इंसीजर जो काटने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसमें 1 रूट से जुड़ा होता है हमारे दांत पे। कैनाइन ये लेस डेवलप्ड है हमारे में, मतलब ये कार्निवोरस में ज़्यादा है। टीयरिंग, प्रीमोलर मोलर ग्राइंडिंग, ठीक है, बट ज़्यादा कार्निवोरस में मैंने बता दिया। इसमें 1 रूट है, कैनाइन में भी। प्री मोलर अपर जॉ में 2 रूट्स हैं, लोअर जॉ में 1 रूट है। और मोलर्स में जो है अपर में 3 है और 2, मतलब प्री मोलर्स पहले वाले मोलर्स है 2 1 हो जाएगा, इसमें 3 2, ठीक है। तो ये उनका स्ट्रक्चर है, मतलब जो स्ट्रक्चर है ना, जो बिल्कुल हमारे दांत है ना बिल्कुल सिमिट्री में है, ऊपर भी सेम है, नीचे भी, ठीक है। बट जो कईयों में ऐसे नहीं होता, जैसे कोई और मैमल्स वगैरह और एनिमल्स वगैरह पर ऐसा नहीं होता। तो हमारे एडल्ट में फॉर्मूला क्या है? 32 टीथ कैसे हैं? 2 1 2 3, मतलब ऊपर 8 नीचे 8, मतलब इंटू 2 2 है ना, हाफ हिस्सा 8 का, 8 चौका 32, मतलब एक हाफ 8, एक हाफ 8, एक हाफ 8, एक हाफ 8, 32, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होता है हमारे? यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 20। मोनोफोडॉन यहाँ पर 3, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 12। 16 ईयर्स ओल्ड जो लास्ट वाली नहीं आता, 2 1 2 2 28। ये पूछ सकते हैं जो पहली बार आते 12 वाले। एंड मिल्क टीथ जहाँ पर प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर लास्ट वाला होता है, ये वाले पूरे होते हैं, ठीक है। करेंगे अब रिवाइज, बेसिक मैथमेटिक्स से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसके अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम के साथ जुड़ जाना, चैनल के साथ भी रोज़ रिवीजन होगी। तो वैल्यू ऑफ गिवन प्रोडक्ट, अगर आप किसी में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ठीक है, और कैसे करोगे तो आपको वो इजी करने के लिए उसे होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। कोई डिजिट है ना आपके लिखे हुए, तो आप क्या करोगे, कोई आपका नंबर है उसे याद कर लो, यहाँ पर 1/3, मतलब इसकी ईजी फॉर्म में करके इसे सॉल्व कर सकते हो। 0.33 का 1/3, अब 1.33 का, ठीक है, ये भी बिल्कुल 3 होगी, 3 3 रिपीट होता है, 3 कर दो, बट आपको ऊपर 4 रखना है, मतलब ऐसे हम आपको लर्न करने का बता रही हूँ, ठीक है। ये 3 3 और ऊपर इससे 1 ऐड 4। 0.25 ये सिंपल पता है हमें, 1/4 होता है। 0.75 3/4 नॉर्मल पता है, ठीक है, ये फिर रिपीट कर दिया। 0.67 का 2/3 हिस्सा, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशंस करनी है कोई भी, तो आप अप्रॉक्स में ले लो, जैसे 1 2 2.5 लिखा है, तो उसका 125 कर दो और जी की वैल्यू 10, तो आपका आंसर आ जाएगा ज़्यादा में, तो आप कम वाला आंसर टिक कर सकते हो। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है ऐसे वाली, तो आप पीछे वाले नंबर से डिवाइड करके आंसर को टिक कर सकते हो, ठीक है। तो अब डिवाइड करें कैसे? इसको अप्रॉक्स ले लिया 1000, इसे ले लिया 500, मतलब हमारा 2 के अप्रॉक्स आंसर आ गया, है ना। तो अब कैसे पता करें क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पर एक इक्वेशन हमने अपने आप बना ली, आंसर इक्वल टू न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हमने ये चीज़ ज़्यादा की, ये चीज़ कम की, ये चीज़ कम की, ये चीज़ ज़्यादा की, मतलब हमारा आंसर कम आना चाहिए, क्योंकि बड़ी चीज़ नीचे है, ऊपर से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर छोटा आना चाहिए, ठीक है। आंसर कम होना चाहिए और हमने वैल्यू कम की है उसकी,
ठीक है, और इसलिए हमने पहले इसकी वैल्यू कम कर दी है, और ठीक है, इसलिए आंसर के हिसाब से ज़्यादा आएगा और वैल्यू पास पास होगी, क्योंकि 1000 + 28 ही बड़ा है, सो हम उसकी वैल्यू आस पास टिक कर देंगे। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की बात करें, एंगल इक्वल टू अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो इसका प्रूफ कैसे आता है। आर्क इज इक्वल टू आर बाई थीटा, मतलब हम इतना चले इस एंगल से, तो हमने कहा जितना ज़्यादा हम चलेंगे उतना ज़्यादा एंगल बनेगा। ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो ठीक नहीं हो सकता, इसे छोड़ो, आगे चलते हैं। अब आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय आर, तो ये तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब रेडियस ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आर्क भी तो बढ़नी चाहिए, दूर दूर जाएंगे आर्क भी बढ़ेगी, तो ये भी उलट हो गया। अब थर्ड केस, यहाँ पर दो बंदे फिल्म देख रहे हैं गोलू मोलू, वन थीटा एंगल पे देख रहा है, ये अल्फा पर, ये पास बैठ कर देख रहा है, इसे अपनी नज़रें ऐसे घुमानी पड़ रही हैं, इसका रेडियस भी कम है, इसका रेडियस ज़्यादा है पर एंगल कम है, इसे आराम से बैठ कर दिख रहा है। तो मतलब अगर आप जितना ज़्यादा रेडियस करोगे एंगल कम आपको देखना पड़ेगा, मतलब ईजिली देखना पड़ेगा। सो थीटा यहाँ से क्या आ गया, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, सभी साइन कॉस टैन थीटा है, ठीक है। तो इनकी जो रेशियोज होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये सब हम रेशियोज की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। अब इसका जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। जो साइन थीटा, कॉस टैन थीटा सब डिमेंशनलेस होती है कि सेम यूनिट में होते हैं, ठीक है। तो बट जो हमारा एंगल होता है, जो अकेला एंगल होता है, वो कभी हमारा वो उसकी यूनिट होती है पर वो हमारा डिमेंशनलेस होता है, इसके लिए हम इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिट क्या होती है एंगल की, रेडियन होती है, पर प्रैक्टिकल यूनिट जिसमें हम मेयर करते हैं वो 0 डिग्री होती है, ठीक है। अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमारा एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल पॉजिटिव, मतलब एक्स से मेयर कर रहे हैं तो यहाँ से साथ साथ जाएंगे, अगर इससे दूर जाएंगे क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज के साथ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पूरा एंगल क्या होगा 360 डिग्री, और रेडियन में क्या होगा वो 2 पाई, ठीक है। तो मतलब 1 पाई क्या होगा 1 डिग्री हो गया, ऑब्वियस है, ठीक है। मतलब एक रेडियन है वो क्या है, पूरे 180 बाई पाई वाला हिस्सा, और उसका छोटा 1 डिग्री क्या हो गया, ठीक है, पाई अपॉन 180, दोनों फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब मिनट में कैसे लिखते हैं, 1 डिग्री मतलब इतना चला 60 मिनट, अब उसका हिस्सा मतलब 1 मिनट कितना होगा, फिर 1/60, मतलब इसका 1/60 का हिस्सा होगा, और 1 सेकेंड चला मतलब उसका भी हाफ हिस्सा, ठीक है, हो गया। तो अगर हम इसको एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करें तो हम सिंपल पाई को 180 लिख दो, ठीक है। अगर इससे रेडियन में एंगल को रेडियन करना है तो डिवाइड बाय 180। तो हमें ये वैल्यू दी है, हम रेशियोज लिखेंगे, पी को ये मान लिया, बी को ये मान लिया, और एच निकाल कर सभी को कर देंगे। अगर मैंने लिख दिया इसका करो तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो साइन थीटा है वो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। सो ये एक एग्जाम्पल दी हुई इसमें। तो ये टेबल आपको ज़रूर याद रखना है, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 90 का 1, 120 का √2, ये इससे रिपीट हो जाएगा। अब देखना, ये इसका 1/2, मतलब 90 और 180, 10 कर दिया 150 और 30, 150 बराबर बराबर, 45 5 वाला और 135 पीछे पीछे 5 सेम सेम, ठीक है, और 60 और 120 सेम सेम, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे ही हमने कर देना है बिल्कुल सेम तरीके से, 1√3/2, 1/2, ये अब बना सकते टेबल ईजिली। थीटा जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। साइन थीटा ऐसे होगा 1 0 -1 0 +1 -cos, मतलब ये बिल्कुल सीधे तरीके से वेरी करेगा। जो हमारा कॉस है, सॉरी कॉस हमारा उल्ट होता है ना, इसलिए 1 0 -1 0 +1 होगा, और जो साइन होगा 0 से स्टार्ट होगा, 1 0 -1 0 से, ठीक है। तो ये एंगल क्या है 37 डिग्री का क्या होगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे ना हम 3/P/B 3/4, तो सभी का निकाल लेंगे यहाँ 37 से। अगर 53 डिग्री आ गया तो ऊपर वाला थीटा कर देंगे, जैसे इसकी वैल्यूज़ बढ़ेगी और थीटा बढ़ेगा वैल्यूज़ भी बढ़ेगी। अगर ये केस आ गया थीटा आपको ऐसे नहीं लिखना, इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपका आंसर आएगा। अगर एंगल बहुत स्मॉल कर दिया, मतलब हाइपोटेन्यूज और बेस को इक्वल कर दिया तो क्या होगा, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के इक्वल, कॉस थीटा बिल्कुल बराबर 1 कर दिया, टैन थीटा बिल्कुल साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे करके, बाय पाई/180 में कन्वर्ट कर देंगे साथ में, ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर कॉस का आ गया तो 1 लिखेंगे, कोई भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 वैल्यू है, साइन और टैन का सेम आ जाएगा।
ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया कॉस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो ये फॉर्मूला मतलब साइन अच्छा है, ये साइन अल्फ़ा रहेगा, फिर कॉस बी प्लस साइन बी कॉस अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा कॉस बी माइनस साइन अल्फ़ा साइन बी, मतलब ये गंदा है कॉस, उससे आपका हम उल्ट करेगा। tan a प्लस बी, tan a प्लस ऊपर रहेगा 1 माइनस tan a भी नीचे कर देगा। ठीक है। और ये अगर हम लिख दें मतलब दोनों थीटा को सेम कर दें, डबल थीटा हो जाएगा, फिर इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसके क्वेश्चंस है। और ये क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये याद रखना है इसमें कॉस ए प्लस बी में, कॉस ए में उल्ट हो गया ना काम। ठीक है। तो अब याद रखेंगे ऑल स्कूल टू कॉलेज, मतलब वो सब आपको याद रखना है। 180 और 360 में आपको वो नहीं करना है कन्वर्ट, चेंज करना है। 90 और 270 में आप करोगे। और क्वाड्रेंट चेक करना है, साइन को कॉस में, कॉस में साइन में। 90 माइनस थीटा मतलब उस 90 में माइनस थीटा, क्वाड्रेंट पॉजिटिव प्लस कॉस थीटा, बिल्कुल उसी तरह सारे करना है। और उसके कुछ क्वेश्चंस है। और आपको अगर मैक्सिमम वगैरह क्वेश्चन है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू थीटा कर दो, तो ये फॉर्मूला लगा देना। अगर पूछे साइन इक्वल टू थीटा और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी 45 पे, यहाँ पर 1 की वैल्यू लिख दोगे और क्या लिखोगे 1 के साथ साइन 90 डिग्री। ठीक है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो मैंने ये ओवरव्यू दिया आपको।